नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। कोरोना की इस महामारी में हमारी टीम पहुंची डॉक्टर सदाकत अली जी के पास, जो कि एमबीबीएस, एमडी, पीजी, डीएफएम, डीएफआई, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट है। देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में डॉक्टर साहब ने एनसीआर समाचार के संवाददाता इफ्तिखार अहमद को बताया कि कोरोना से किस तरह से अपना व अपने बच्चों का बचाव करे और किन बातों का ख्याल रखे। आइए चलते हैं डॉक्टर सदाकत अली जी के पास। नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं इफ्तिखार अंसारी। और जैसे कि पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसी को देखते हुए हम आज मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली जी की क्लिनिक पर और आज हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि माजरा मदरसे को जिस तरह से कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है, उसमें डॉक्टर सदाकत अली जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि फ्री कंसल्ट कर रहे हैं और पेशेंट को देख रहे हैं। ऑन कॉल पर भी अवेलेबल हैं और अदर कॉल हॉस्पिटल्स में भी वो बराबर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे सारी विस्तार से इस बीमारी के बारे में भी, और एक और जो न्यू एक सामने बीमारी आ रही है जिसको जो है ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है, उस बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे उससे बचा जा सकता है और किन किन चीज़ों से हमें उन उपाय करेंगे, और डॉक्टर साहब से जो है पूरे बारे में उसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है एनसीआर समाचार में। जी, जैसे कि अभी एक हम देख पा रहे हैं कि आप जो है इस कोरोना काल में आप अपनी जो है फ्री कंसल्ट सेवा दे रहे हैं और माजरे मदरसे को जो कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है वहाँ पर आप अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं, तो इस बारे में आपके अंदर कैसे विचार है इस तरह से? नहीं, मुझे मुस्लिम सेवा संगठन और जो राज्य मंत्री शादाब शम्स और शहर काजी, इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि हम जो बहुत सारे पेशेंट हैं जो बेड न मिलने की वजह से कई बार सड़क पर ही एम्बुलेंस में ही दम तोड़ रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको कोविड सेंटर में या फर्स्ट एड सेंटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जहाँ हम उनको ऑक्सीजन की और मेडिसिन की फैसिलिटी देने को तैयार हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका आप क्या रोल अदा कर सकते हो? मैंने कहा जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हैं तो मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे दूँगा इस अच्छे नए काम के लिए। तो फिर वो चीज़ इंप्लीमेंट होगी। तो वहाँ पर अभी 20 बेड रनिंग है, जिसमें 17-18 पेशेंट भर्ती हैं। रोज़ पेशेंट आ रहे हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन का हो, जो वहाँ आ रहा है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं। जो भी बेसिक मेडिसिन है वो फ्री मिल रही है, ऑक्सीजन सप्लाई फ्री मिल रही है, और इसमें प्रशासन, डीएम, एसडीएम ने भी वहाँ दौरा किया, उनका भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक होकर भी जा रहे हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, उनको हम एक वहाँ हॉल्ट देते हैं कि वो वहाँ रुकें 24 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जब तक कि उनका किसी बेड में किसी भी अस्पताल में सूटेबल अरेंजमेंट नहीं हो जाता, तब तक वहाँ पर उनको फर्स्ट एड दिया जाता है। अभी कितने पेशेंट हैं जो आप अभी तक उनको देख चुके हैं और कितने वहाँ पे सही होकर के जा चुके हैं उस सेंटर से? वहाँ तो डेली 5-7 पेशेंट डेली आ रहे हैं। अभी भी मेरे ख्याल से 15-16 पेशेंट भर्ती हैं, और जो ठीक हो रहे हैं वो जा रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। तो रेगुलर एक सर्किल चल रहा है, चक्कर चल रहा है, तो उसमें लोगों को फ़ायदा तो डेफिनेटली हो रहा है, और दवाइयाँ भी फ्री मिल रही हैं। तो उससे और लोगों को, क्योंकि अस्पताल के अंदर जो इलाज महंगा है वहाँ फ्री मिल रहा है, तो लोग उसको प्रायोरिटी पर अप्रोच कर रहे हैं। और मेरी तरफ से भी डेली उनको जो भी सलाह मैं दे सकता हूँ, जो भी गाइडेंस दे सकता हूँ बेस्ट अपने लेवल पर, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, और इसके अलावा आप यहाँ पर तो सेवाएं दे ही रहे हैं, इसके अलावा जो और भी हॉस्पिटल्स हैं, क्या आप ऑन कॉल पे भी वहाँ अवेलेबल हैं? जैसे किसी को कोई परेशानी है और आपको ऑन कॉल अगर कंसल्ट करना चाहे तो क्या वो सेवा भी आप दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। कई अस्पताल हैं यहाँ देहरादून से लेकर के सेलाकोई और लक्ष्मीपुर तक, कई अस्पताल हैं जो मुझे ऑन कॉल बुलाते हैं। देहरादून में भी कई अस्पताल है, जो फोटोन अस्पताल है, विभूति अस्पताल है, केशव हॉस्पिटल है, वेलमेट हॉस्पिटल है, और सेलाकोई में अलास्का है, और लक्ष्मीपुर में यश हॉस्पिटल है। जब ये पेशेंट भर्ती करते हैं तो मेरी सर्विस लेने के लिए मुझे कॉल करते हैं, मैं विजिट करता हूँ, जो भी ट्रीटमेंट होता है मैं उनको एडवाइस करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात, जो पिछले साल जो कोरोना की दस्तक हुई थी और पिछले साल का जो एक वेव था वो एक अलग तरह का था। इस बार का जो वेव है वो बहुत तेज़ी के साथ में अटैक ऐसा किया कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, बहुत मारामारी हुई, एक तरह से ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी पड़ी है। हर इंसान को जो है जितनी भी अभी तक मौतें हुई है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, हमने कवरेज किया, तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ। ऐसी क्या मतलब सिचुएशन हुई कि जो एकदम ऑक्सीजन लेवल एकदम लोगों का डाउन होता चला गया? नहीं, ऑक्सीजन लेवल तो इसलिए डाउन होता है कि जो वायरस है, पिछली बार क्या था कि पिछली बार लोग थोड़े अवेयर थे,
लॉकडाउन की वजह से या जिस वजह से भी डिस्टेंस मेंटेन होने की वजह से लोग अवेयर थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाए। इस बार क्या हुआ कि लोग जैसे पेशेंट आने शुरू हुए और जो एक्सपर्ट्स थे, हमने अपने ओपीडी में देखे कि पेशेंट उससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो लोगों को अलर्ट करना शुरू करा, लेकिन लोगों ने इसको हल्के में लिया। गैदरिंग, सोशल गैदरिंग जो भी होती रही, तो उस वजह से तेज़ी से फैला। तो स्प्रेड होने की तो वजह ये है। दूसरी है कि ये जो वायरस है स्टार्टिंग में इसी वेव में, जो स्टार्टिंग में ये वायरस है बेसिकली ये आपके नेजल म्यूकोसा को और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको इन्फेक्ट करता है बेसिकली ये, और 4-5 दिन तक ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है। आपकी जो नेजल म्यूकोसा है, नेजल कैविटी है या ट्रेकिया तक ये रहता है। इसी दौरान अगर पेशेंट किसी स्पेशलिस्ट के ट्रीटमेंट में आ जाता है, तो वो इनको इनहेलेशनल स्टेरॉइड दे करके, स्टीम दे करके और नेबुलाइज करा करके उस एरिया में ही इसके रेप्लिकेशन को, वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है, अपना नंबर बढ़ाता है, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और कई बार 10-12 दिन तक अगर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही अगर रुका रहता है, तो कई बार नंबर ना बढ़ने की वजह से इम्यूनिटी टेक ओवर कर लेती है और ये ख़त्म हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, तो फेफड़ों तक पहुंच नहीं पाता। जब फेफड़ों तक नहीं पहुंचता तो लंग में डैमेज होता नहीं है। लंग इसके लिए बहुत ही अच्छी फेवरेबल साइट होती है, जहाँ ये बहुत तेज़ी से लंग में घुसने के बाद तो बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ाता है और एल्वेलाई डैमेज होने लगती है। फिर पेशेंट की सांस फूलती है, कफिंग रिफ्लेक्स आता है कि बॉडी उसको वॉश आउट करने की कोशिश करती, बाहर फेंकने की कोशिश करती है, तो ड्राई कफ होता रहता है पेशेंट को। और उस कफ की वजह से जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ने की वजह से तो एल्वेलाई फट भी जाती है, कई लोगों को ब्लड भी आता है उसकी वजह से। तो जब एल्वेलाई रप्चर होती है तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत तेज़ी से डाउन जाता है। तो जब नॉर्मली जो इंडिया की सेटिंग्स हैं, कुछ लोग घर पे अपना ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कुछ लोग क्वैक्स के, बंगाली और ये सब जो लोग ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, उनके पास ही पहला 1 हफ्ता निकाल देते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ इतने दिनों से, इम्यूनिटी कम होने की वजह से, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की वजह से टाइफाइड पॉजिटिव आता है। जो जितने भी टाइटर हैं 180-160 तक पॉजिटिव दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग टाइफाइड का ही ट्रीटमेंट करते रहते हैं 1 हफ्ते तक, ये टाइफाइड आएगा, टाइफाइड आएगा। टाइफाइड का ट्रीटमेंट करते करते वो 6-7 दिन जो क्रूशियल पीरियड है, जहाँ इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रोका जा सकता है, वो तो वहाँ निकाल देते हैं। जब ये फेफड़ों में पहुँच के अपना नंबर तेज़ी से बढ़ाता है, पेशेंट को खांसी बढ़ती है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होता है, तब वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अप्रोच करता है। तब तक देर हो चुकी होती है। वो उसको फिर एडवाइस करता है कि तुम जाके अस्पताल में भर्ती हो, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन लो। तो उसमें भी वो मशवरा करने में, सलाह करने में, इधर उधर सेकंड ओपिनियन लेने में 2-3 दिन और निकाल देता है, जब तक कि उसका 90 के नीचे या 85 तक सैचुरेशन नहीं पहुंचता। तब वो फिर अस्पताल को अप्रोच करता है, फिर वहाँ उसको बेड नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ये एक डेथ ज़्यादा होने की ये वजह है। मतलब उसको सही से ट्रीटमेंट अगर शुरू से ही मिल जाए, तो अवेयर करा जाए इसकी जो पैथोजेनेसिस है कि किस तरह से पेशेंट ये वायरस आपके शरीर में एंटर कर रहा है और आगे इसका कोर्स क्या है। पहले 7 दिन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, दूसरे 5 दिन कितने इम्पोर्टेंट हैं, इस बारे में अगर पेशेंट जो पब्लिक है वो अवेयर हो, तो मुझे नहीं लगता कि जितनी जाने जा रही है उतनी जान जाएगी। मुझे नहीं लगता, मेरे ओपीडी से ही मुझे लगता है कि ओपीडी से आईपीडी में मुश्किल से 5% भी पेशेंट कन्वर्ट नहीं हुए, सारे यहीं से ठीक हो जा रहे हैं। तो अगर इसको अच्छे से पब्लिक को मैसेज हो कि भैया इसका पैथोजेनेसिस है, इसको ऐसे रोका जा सकता है, मुझे नहीं लगता इतने लोग मरेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसकी अवेयरनेस ना मतलब होने की वजह से, इसकी लापरवाही कह लीजिए, ये सही से डायग्नोस ना करने की वजह से जो और अदर किसी डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, यानी कि जो शुरू की स्टेज होती है उसको अगर सही से पहचान करके इसका इलाज किया जाए तो मुझे लगता है कि ये आने वाली जो परेशानियाँ होती हैं, जिस तरह से जो ये ऑक्सीजन लेवल डाउन से होता है जल्दी से, और वो जो है फिर लास्ट स्टेज पर जब सारा मामला ख़राब हो जाता है, हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और वो जो है कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या ये वजह भी ज़्यादा मौत की जो डेथ होने की रही है? यही वजह मौत की ज़्यादा है, क्योंकि जब लंग में पहुंचता है तो इन्फ्लेमेशन इतना तेज़ी से होता है, इतनी तेज़ी से इन्फ्लेमेशन के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, CRP, ESR, फेरेटिन, डी डाइमर, LDH जो हम कराते हैं देखने के लिए, ये जब लंग में पहुंच जाता है वायरस, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करता है, तब ये चीज़ें बढ़नी शुरू होती हैं और तब देर हो चुकी होती है, या तो बेड नहीं मिलने की वजह से या अस्पताल में अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स कम है और पेशेंट लोड ज़्यादा है, तो उतनी सर्विस भी नहीं मिल पाती, तो इस वजह से डेथ ज़्यादा है। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि इसकी टाइमलाइन को, इसकी पैथोजेनेसिस के तरीके से अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि 100 में से जो है 10% भी लोग नहीं मरेंगे, 5% भी नहीं मरेंगे। ऐसे भी देखा गया कि आंकड़े ये बताते हैं कि इस बीमारी से जो संक्रमित लोग हैं और इसका जो डेथ रेट है वो बहुत ही मतलब कम है।
अब इससे ज़्यादातर मैं 90% से भी ज़्यादा चांसेस जो है इस ठीक होने के हैं, अगर इसको सही तरीके से इसको फॉलो कर लिया जाए और सही समय पर इसका जो है इलाज अगर कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही की वजह है या फिर हॉस्पिटल्स में एकदम से जाने की जो एकदम होड़ सी मची है और वहाँ पे जो है सही से फैसिलिटी या फिर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से यही जो डेथ की मुझे वजह नज़र आ रही है फिलहाल। लेकिन इस बीमारी से इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। कहाँ तक खतरा है डॉक्टर साहब? लापरवाही नहीं कह सकते, पब्लिक को अवेयर नहीं है, पब्लिक को इसकी जानकारी नहीं है। इससे अगर किसी की डेथ हो सकती है तो वही पेशेंट प्रोन है जो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है, जिनको कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पहले से बीमारी है, एड्स है, कैंसर है, लंग कैंसर है, या और कोई वो स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है पहले से। तो उस तरह के जो पेशेंट हैं उनमें ये सीवियर रूप लेगी। अदरवाइज जो नॉर्मल पेशेंट है, हेल्दी पेशेंट है, उनमें उनका मरने का कोई सवाल ही नहीं, इस बीमारी से नहीं मर सकता जो मेरा। अच्छा, जैसे अभी शुरू जो पिछले साल जो कोरोना का चला था उसमें जो है 65 प्लस एज के जो एजड थे, जिनको कुछ बीमारी थी पहले, या उनको ज़्यादा खतरा था। लेकिन इस बार हमने देखा है कि एक नौजवान भी इसमें जो है इफेक्टेड हुए और उनकी डेथ भी हुई है। तो डॉक्टर साहब, पहले जो हम कहते थे, जो पिछली बार गाइडलाइन चल रही थी और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी इस तरह की सलाह दे रहे थे कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि एक नौजवान का इम्यूनिटी सिस्टम आई थिंक ठीक ही होता है, लेकिन वो भी इसी से इफेक्ट हुए बहुत ज़्यादा और काफ़ी मौतें हुई हैं इस स्टेज पर। फिर मैं वो कहूँगा इलिटरेसी या अनअवेयर होने की वजह से। जैसे यहाँ पे कोई डॉक्टर बोलता है भाई अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखो, योगा करो, ऑक्सीनेशन करो, हेल्थी डाइट लो, व्यायाम करो, इसलिए तो बहुत सारे जो व्हाट्सएप वाले शुरू हो जाते हैं कि ये काढ़ा, वो काढ़ा, ये काढ़ा, वो इतनी दालचीनी और इतनी लौंग इलायची खिला देते हैं कि बॉडी के अंदर इतना इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी हो जाता है। वायरस को अंदर घुसने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। और कुछ सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, कोई कुछ। तो अभी तक तो देखा जा रहा है कि जो पीछे एकदम व्यवसाय हुआ था, हॉस्पिटल्स में हाहाकार मचा था, काफ़ी डेथ हुई थी। अभी जो एकदम कह सकते हैं कि जो क्रम है संक्रमित लोगों का या डेथ का, वो बहुत तेज़ी के साथ एकदम, मैं कहता हूँ 40-50% पे आ गया, एकदम आधा हो गया। तो क्या अब ये क्या वजह रही एकदम से जो एकदम ये डाउन हुआ? डाउन होने की वजह है कि पहली जो वेव थी उसमें कोई अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी डॉक्टर्स को नहीं पता था कि कौन सी दवाई इसमें काम करेंगी। बहुत सारी मार्केट में दवाई की ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये दो। लेकिन बाद में जो ट्रायल्स हुए पता लगा सारी फेल हो गई, कोई दवाई कारगर ऐसी साबित हुई नहीं। इस वे में क्या है कि हमें पता है कि इसमें जो गेम चेंजर मेडिसिन है वो है स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड में भी डेक्सामेथासोन और मिथाइलप्रेनिसोलोन। बहुत सारे लोग अभी भी कस्बे लेवल पर हाइड्रोकोर्टिसोन चला रहे हैं, जिसका कोई रोल नहीं है, इससे नुकसान का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दो गेम चेंजर मेडिसिन तो यही है कि एक आपके एंटीकोगुलेंट, जो एंटीकोगुलेशन के लिए हम हेपरिन वगैरह देते हैं, दूसरा आपका ये स्टेरॉइड। ये दो मेडिसिन है जो गेम चेंजर है, जो किसी की लाइफ को सेव कर सकती हैं। हाँ, दूसरी एंटीवायरल जो बहुत सारे ट्रायल्स हुए, तो उसमें रेमडेसिविर के बारे में बहुत ज़्यादा हुआ। बीच में सरकार ने भी ये कहा कि भाई रेमडेसिविर का हवा बना रहे, ये कोई काम नहीं कर रही, इस तरह के बयान कई लोग हैं। लेकिन जो मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मैं कम से कम कई सौ पेशेंट देख चुका हूँ, रेमडेसिविर काम कर रही है। अच्छा, आप जो है उसको सलाह दे रहे हैं कि आप रेमडेसिविर के अगर जहाँ ज़रूरत पड़ रही है तो मैंने रेमडेसिविर चलाई है, उनमें मैक्सिमम इम्प्रूव हो गए। तो मुझे तो यकीन है कि रेमडेसिविर काम कर रहा है अच्छे से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक अभी वैक्सीनेशन का भी एक मामला जो अभी चल रहा है, वैक्सीनेशन भी चल रही है, और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में ये भी सामने आया है कि बहुत लोगों को वैक्सीन जिन्होंने टीका लगवाया, टीकाकरण भी हुआ, और उसके बाद भी काफ़ी लोग जो है इफेक्टेड हुए, और कुछ लोगों की सुनने में देखा होगा कि मौत भी हुई है इस बारे में। तो क्या मतलब वो कहाँ तक सेफ़ है? वैक्सीनेशन को करना चाहिए, लगवाना चाहिए टीका, या फिर कितना सेफ़ आप अपने नज़रिए से देखते हैं? इसके लिए तो जो जितनी नॉलेज मुझे है, मैं तो ये कहूँगा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बिकॉज जो वैक्सीन बने हैं, जो पहली वेव में जो वायरस जो वेरिएंट एक्टिव था, उसी पर ट्रायल हुए, उसी के अगेंस्ट, उसी की जो कोर प्रोटीन होती है उसी के अगेंस्ट बने हैं जो भी वैक्सीनेशन बनी है। लेकिन क्योंकि एक ही फैमिली से सारे वेरिएंट जो है कोरोना फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो कोटिंग प्रोटीन है सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो जिन लोगों ने ये देखने वाला, जिन लोगों ने 2 डोज ले रखी है, चाहे वो कोविशील्ड वैक्सीन हो चाहे कोई भी हो, उनके सीवियर कोरोना या सीवियर सिम्टम होने के उनको चांस कम रहे हैं। वो उनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिली है, 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिन लोग जो इस वैक्सीन के जो नोडल ऑफिसर रहे हैं, जिन्होंने लॉन्च किया, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट करा, उन्हीं में से कई लोग एक्सपायर हो गए कोरोना की वजह से। तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट मतलब पॉजिटिव है, उसका नुकसान नहीं है। अगर नुकसान नहीं कह सकते, अगर कुछ होगा तो फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं कह सकते।
जैसे कि डॉक्टर साहब अभी कोविड तो लगभग करीब करीब बहुत लोगों ने जो है कंट्रोल में है, एक तरह से कहीं ना कहीं केसेस भी बहुत सुनने में आ रहे हैं कि जो हाईली इफेक्टेड एरियाज़ थे, सिटीज़ थी, वहाँ पर काफ़ी जो है डाउन हुआ है, वहाँ पर सुनने में आ रहा, अच्छी सुखद खबर है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बीमारी नया रूप ले रही है जिसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है, और वो भी देहरादून में भी हमारे दस्तक दे चुकी है और कई जो है लोग इफेक्टेड हो चुके हैं और यहाँ तक कि डेथ भी हुई है। तो अब ये क्या नई बीमारी है, इसको ये किस वजह से हो पा रही है? नहीं, जो कोरोना के केसेस में अभी एक हफ्ते से 5-6 दिन से मैं देख रहा हूँ कि कमी आई है, क्योंकि डेली मेरे पास रुड़की, सहारनपुर, देहरादून से कम से कम भी 10-15 फ़ोन तो आते ही थे जो रिक्वेस्ट करते थे कहीं बेड दिला दो, कहीं बेड दिला दो, बेड की ज़रूरत है। लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ कि मुश्किल से एक आध कोई फ़ोन आया, अभी नहीं आ रहे। तो ये डाउन है, और ये डाउन होना ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई घर या कोई मोहल्ला बचा होगा जहाँ पेशेंट इससे अफेक्टेड नहीं हुए, किसी को कम हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी। तो ये सबको होना ही है। तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है किसी पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट, तो फिर वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ये तो डाउन तो नहीं है और ख़त्म भी होना ही है। रही बात जो आप नई बीमारी कह रहे हैं, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, ये डेडली फंगस है, जानलेवा फंगस होता है, क्योंकि सीधा ही ब्रेन को अफेक्ट करता है। और इसके ग्रो करने की वजह क्या होती है, ये ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज रहते हैं। डायबिटिक पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता ही है, तो जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती थी उनमें ये पाया जाता था किसी 1-8% में। हमने जब मैं CMC वेलोर में फेलोशिप कर रहा था डायबिटीज़ की, तो वहाँ हमने पूरे वार्ड में एक केस देखा था म्यूकोरमाइकोसिस का, उसी का हमने MRI देखा था, और आज उसी की वजह से हेल्प मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये पहले भी इस तरह से था ये कभी? हाँ, अच्छा, ये पहले से ही है, मतलब ये जो ब्लैक फंगस की जो नहीं अभी आई है पहले से है, और डायबिटिक पेशेंट में ही स्पेशली ये होता है। तो वहाँ पूरे वार्ड में सिर्फ हमने एक केस देखा था, उसी को स्टडी किया था, जो हमारे HOD थे, उन्होंने उसी पे हमें हमारी पूरी क्लास दी थी। तो वही उस टाइम का हमें लगा था कि हमें कभी पता नहीं केस देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो वो चीज़ याद आ रही है, तो हमें डायग्नोसिस करने में काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो ये बेसिकली इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है। और इसमें क्या हो रहा है, जो कोविड पेशेंट है, कोविड की मैंने आपको बताया जो गेम चेंजर मेडिसिन है मेन, वो है स्टेरॉइड। तो लोगों को 10-15 दिन तक हाई डोज चलती है स्टेरॉइड्स की, और जब उनको स्टेरॉइड चलते हैं तो इम्यूनिटी तो डाउन होती है, प्लस उनका डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आती नहीं है, अनकंट्रोल रह जाती है। कई पेशेंट हैं जो घर में ट्रीटमेंट करते रहते हैं, घर में स्टेरॉइड लेते रहते हैं, तो वो उतनी अच्छे से उतनी रेट रेगुलेशन के साथ में इंसुलिन दे नहीं पाते पेशेंट को। जब भी चेक करेंगे 400 आ गया 10 मिनट लगा दी, 500 आ गया 10 मिनट लगा दी, एक जो कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चलना चाहिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो चल नहीं पाता। तो उधर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है, उधर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ रहता है स्टेरॉइड की वजह से, तो ये फंगस अटैक कर देता है। और इसकी पहचान ये है कि पेशेंट जो आता है हमारे पास, उसको पहले तो बोलता है कि मुझे नेजल ब्लॉकेज हो रहा है, नाक बंद हो रही है मेरी, फिर बोलता है कि सर में दर्द हो रहा है, 2-3 दिन सर में दर्द बताएगा, फिर बोलेगा कि मुझे सर में एक तरफ दर्द हो रहा है, फिर बताएगा कि मुझे पीछे आँख में दर्द हो रहा है या मेरी आँख लाल हो रही है, और फिर बोलेगा कि मेरे को नाक से या मुँह से खून आया या कुछ छींचड़े टाइप के, क्लोट टाइप के आए हैं। ये कंप्लेन अगर पेशेंट करके आ रहा है तो ये मान लीजिए उसके लक्षण हो सकते हैं ब्लैक फंगस। हाँ, फंगस उसके ब्रेन में पहुंच चुका है, और उसका फिर हेडेक होता है, और हेडेक भी इतना इंटेंस होता है कि वो नॉर्मल पेन किलर से कंट्रोल होता नहीं है। रिसेंटली अभी मुश्किल 2 दिन के अंदर 5 पेशेंट मैंने डायग्नोज करे, जिनमें से कि 3 पेशेंट फोटोन अस्पताल में भर्ती थे। उसका एक यामीन पेशेंट है, वो इसी वन विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनकी डायग्नोसिस मैंने बनाई, उनका आज वेलमेंट में मैंने MRI करा, तो बिल्कुल फंगस पूरे में स्प्रेड निकला उनका। तो उसको मैंने एम्स ऋषिकेश में जो मेरे कलीग्स हैं उनसे बात करके मैंने उनको वहाँ शिफ्ट कराया। वहाँ पर उन्होंने म्यूकर वार्ड अलग ही बना दिया है एम्स ऋषिकेश में, तो वहाँ शिफ्ट करा। एक और ये मेहवाला के पेशेंट थे बशीर अहमद, उनको भी वही सारे सिम्टम थे, उनको MRI के लिए भेजा, वो MRI से कराने के बाद वहीं एक्सपायर हो गए। ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं रीजन रहा होगा। अगर आपको हो गया तो ये समझ लीजिए, अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो विद इन वीक यू मे गो। ये ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं कि कोरोना से कहीं ना कहीं एक बार मिलने का टाइम मिल भी जाता है आपको, इसमें 1 हफ्ते में मिलता ही नहीं है। ठीक, और एक और पेशेंट भर्ती वहाँ पर जुबेदा नाम से, उसको भी ये नाक उसकी पूरी बंद है। कल ये सिस्टर उनको डालना चाह रही थी, वो नाक से खाना खिलाने के लिए राइस ट्यूब नहीं डाल पाई, तो वो भी बेहोश पड़ी है। तो वो भी म्यूकोरमाइकोसिस का केस है।
अभी एक इसी कॉलोनी के अंदर पीछे एक पेशेंट थी हमारी, वो घर पे ही अपना उसका इलाज कर रहे थे, डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन घर पे दे रहे थे। तो अभी उनका मेरे पास फ़ोन आया कि उनके नाक से जो खून आ रहा है और सिर में दर्द हो रहा है, तो उनको भी अस्पताल में शिफ्ट करा। तो होपफुली उसका भी अगर हम MRI करेंगे तो ब्लैक फंगस ही निकलेगा। तो ये बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। तो कोविड जैसे जा रहा है तो ये चीज़ बड़ी तेज़ी से आ रही है और इट इज़ डेडली। ये मतलब कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा एक खतरनाक है, उसमें जो है डैमेज कर देता है, ब्रेन को बिल्कुल डैमेज कर देता है। इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, फिर आपको ब्रेन खोलना पड़ेगा, जो भी डेड ब्रेन है वो सारा निकालना, वहाँ से बोन तक को गला देता है, बोन की डिब्राइडमेंट करनी पड़ती है। तो कुल मिला करके पेशेंट बचता नहीं है। तो क्या इसके बचाव के क्या 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 बचाव हैं इसके, किस तरह से इससे जो है बचा जा सकता है? इससे बचाव का ये कि अर्ली डायग्नोसिस अगर आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट डायबिटिक है और वो स्टेरॉइड पे चल रहा है, कोविड का ट्रीटमेंट ले रहा है, और वो बताता है कि मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं मेरे को, तो उसी वक्त इसकी जो MRI करा करके इसकी जो मेडिसिन है, 2-3 मेडिसिन है, एम्फोटेरिसिन भी चलती है और वोरिकोनाजोल, तो ये इनका इन्फ्यूजन एज अर्ली एज पॉसिबल चला देना चाहिए ताकि इसकी स्प्रेड को लिमिट किया जा सके। अभी सर बहुत सारी हमने बातचीत डॉक्टर साहब से की है ब्लैक फंगस के बारे में, कोविड के बारे में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें डॉक्टर साहब ने बताई, और हम चाहेंगे आप जो है उस चीज़ को देखें और इसको समझें और इसको जो है इसको फॉलो करें डॉक्टर साहब की बात को, ताकि जो है आप आने वाले जो भविष्य में कोई भी ऐसा आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या खुद भी इस तरह के परिवार में कोई लोग हैं तो आप अवेयर हो जाएँ, उससे जागरूक हो जाएँ और उसका जो है पूरा पालन करें। और ब्लैक फंगस के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह से डायग्नोस करके उसको जितनी जल्दी इसको डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट लिया जाएगा उतना ही जल्दी बेनिफिट अच्छा होगा, वरना ये कहीं ना कहीं कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी नज़र आ रही है। और हमारे देहरादून में भी कई केसेस जिस तरह के आए हैं जिनकी डेथ भी हुई है और ऑलरेडी जिनका ट्रीटमेंट चल भी रहा है, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो और दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब ने जो अगर किसी को कोई भी परेशानी है इससे रिलेटेड, कोविड से या ब्लैक फंगस से, और डॉक्टर साहब ऑन कॉल भी फ्री कंसल्ट के लिए तैयार हैं। आप किसी भी वक्त, मैं आपका डॉक्टर साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कभी भी किसी टाइम डॉक्टर साहब अगर कोई कॉल करना चाहे और कोई भी आपसे कंसल्ट करे कहीं से भी, तो आप कौन कौन से टाइम अवेलेबल है? सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। सुबह 9 से 10 बजे तक। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि बच्चों को भी सिम्टम आने लगे हैं। जो एडोलेसेंट है 10-11 साल के, वो भी फीवर और कफ के साथ और सांस फूलने के साथ आ रहे हैं, जबकि ये इस एज के बच्चे नहीं आ रहे थे पहले। 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं, ये एडोलेसेंट ग्रुप जो है, टीनेज ग्रुप, इसमें भी ये स्प्रेड होना शुरू हो गया है। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो जो सांस के सिम्टम के से अभी से 1 हफ्ता पहले तक पेशेंट ये आता था मेरा सांस फूल रहा, खांसी हो रही। अब पिछले 8-10 दिन से जो ट्रेंड चेंज किया है वायरस ने, जो नया स्ट्रेन डेवलप हुआ है या क्या पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसमें होता ही है, जो पेट के सिम्टम के साथ पेशेंट आ रहे हैं कि पेट में दर्द है, मरोड़ है, लूज मोशन हो गई है, उल्टी आ रही है, इस जगह पेन हो रहा है, और वीकनेस कि एक्सट्रीम बदन में दर्द है, टांगों में बिल्कुल जान खत्म हो गई। इस तरह के जो मतलब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम और GIT को अफेक्ट कर रहा है। जो सांस वाला कंपोनेंट था वो घट रहा है और इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं जिनमें स्टेरॉइड चल रहा है या डायबिटिक है, उनको फंगस अफेक्ट कर रहा है। जो यंग जनरेशन है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के GI सिम्टम के साथ में और मस्कुलर सिस्टम के साथ में प्रेजेंट कर रही है कि मेरे को पूरे बदन में दर्द है, टांगों में जान नहीं है, वीकनेस है, कुछ हजम नहीं हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है, लूज मोशन हो गया, उल्टी हो गई। इस तरह के सिम्टम के साथ में मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे मैं एक बात पे और बात करना चाहूँगा, मुझे लगा था शायद कि मैं किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ही बोलूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, जो आजकल बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक संक्रमित का मामला आ रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। और कभी हमने देहरादून में भी देखा और अदर सिटी से भी हमारे पास खबर आ रही है कि बच्चे भी इस बीमारी से कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहे हैं। और ये अगली लहर के बारे में, जैसे एक अफवाह कह लीजिए, या कह नहीं सकते क्या हो सकता है, लेकिन ये बच्चों के बारे में जो आ रहा है, ये कहाँ तक सही है, क्या है इसको अगली लहर की दस्तक बोल सकते हैं आप, क्योंकि मैं इसमें 4 साल के बच्चे को भी देख चुका हूँ जी। और इसी कॉलोनी का, जो मेरी कॉलोनी इसी कॉलोनी का है, 4 साल का बच्चे को मैं फीवर, हाई ग्रेड फीवर और ब्रेथलेसनेस और कफ के साथ यहाँ देख चुका हूँ। तो ये हो सकता है कि जो एज शिफ्ट हो सकती है कि जो ओल्ड एज वाले थे उनमें तो या तो इम्यूनिटी डेवलप होगी या फिर वो निकल लिए, एक्सपायर हो गए, फिर अडल्ट की तरफ आया, अडल्ट में जो मांसपेशियों का और ये सब
और जो छोटे वाले बच्चे हैं उनमें फीवर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है या तो ये ए शिफ्ट हो रहा हो या फिर नई लहर की दस्तक भी हो सकती है। क्या ये कोरोना से ही कोई फैमिली का ये एक ऐसा सीन है कि जो बच्चों पे अटैक करेगा, ये तीसरी लहर है, ये इस तरह का, ये इस तरह की बीमारी होगी? क्या नई अलग होगी या कोविड से ही रिलेटेड कोई ऐसी? कोविड से बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो फैमिली है, वायरस की पूरी फैमिली होती है, उसमें बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। अब कौन किसकी विरुलेंसी कैसी है, कौन किस एज ग्रुप को टारगेट करता है, किसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, सिम्टम्स में वेरिएशन भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे खतरनाक लग रहा है कि ये ऐसा नहीं कि मेनिंजाइटिस ना हो जाए, ब्रेन को ना अफेक्ट करना शुरू हो जाए, क्योंकि बच्चे में ब्रेन सबसे ज़्यादा फ्लेबल एरिया होता है, ब्रेन में ही जाके वायरस कंसंट्रेट करता है। कि ऐसा नहीं बच्चों को दौरे पड़ने शुरू हो जाए, चक्कर, दौरे, एंसेफेलाइटिस। ठीक है, कहीं ना कहीं कोविड ने हर एक एज को इफ़ेक्ट किया है। कह सकते हैं कि ओल्डर एज को भी किया है, और मिड रेंज एज होती है जो 40, 45, 50 रेंज की, उसको भी किया है 35 से 50 के बीच में, और उससे पहले भी किया है 20 से लेकर के 35 के बीच में भी। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है तो 15 से नीचे के बच्चे जो हैं, 4 साल, 5 साल या 15 साल की एज तक के भी, अगर 12 साल के बच्चे, उनकी तरफ अब ये तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो उन्होंने तो ये कर लिया, लेकिन अब आने वाली जो ये दस्तक सी नज़र आ रही है, ये बच्चों के लिए कितनी खतरनाक घातक है? क्या इसका कोई भी एज ग्रुप का आप सेफ नहीं कह सकते। बच्चों में जो डर है, बच्चों को सीधे सिंपल फीवर हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रेन वाले सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आने लगे तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं आने चाहिए, अगर न्यूरोलॉजिकल आ गए तो फिर तो बहुत ज़्यादा मास इफेक्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने डॉक्टर साहब सदाकत अली जी से बात की और आपको पूरी बात बच्चों से लेकर के बड़े एज के ग्रुप तक के लोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने, कोविड के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में, जो दस्तक देने वाली एक बीमारी जो कि बच्चों के लिए बड़ा घातक साबित हो रही है, जिसके बारे में बहुत सुना जा रहा है, उसके बारे में भी बताया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग जागरूक हों और उनको जो है मौका मिले अपने आप को संभालने का, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को और अपने पड़ोसी, हर किसी को। मैं लेता हूं विदायक। शुक्रिया। जमीन से जुड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि खबर का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। अगर आप चाहते हैं आपके दिए गए विषयों को हम उठाएं और उस पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। और खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.ncrsamacarlive.in पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।